जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का 24 मार्च 2023 जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 सेक्शंस होते हैं जिसमें इसमें एक आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग। तो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस दो अलग अलग सेक्शंस हैं। तो ये हमारे जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के 24 मार्च और शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए, इन विच ईयर डिड जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम हजारीबाग प्रिजन एंड ज्वाइन द क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, कौन से साल में? देखो, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से साल में थी? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 42 में थी। 41 और 40 दो ऑप्शन वैसे ही क्रॉस हो गया, क्योंकि जब मूवमेंट ही 42 में शुरू हुई तो वो जेल से भागकर अगर वो क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो 42 में होगा। 42 या 43 पॉसिबल हो सकता है कि बाद में ज्वाइन किया हो। सो आंसर इज 42। ठीक है जी, आंसर इज 42। So Jayaprakash Nayan escaped from Hazaribagh Central Jail in 1942 during the Quit India Movement, और जो कि गांधी जी ने लॉन्च की थी। ठीक है जी, डू और डाई, वेरी फेमस, करो या मरो का जो नारा दिया गया था। और हिज एस्केप वाज मेजर इवेंट एज मेनी लीडर्स वर अरेस्टेड देन। और 8 अगस्त 1942 का वो दिन था जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी मुंबई में। कौन सी जगह थी? एक स्पेसिफिक एक जगह है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछता रहता हूं, आप सिंपल गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। द सिंपल रीजन टू आस्क क्वेश्चंस इन द वीडियो इज कि आप में एक वो जिज्ञासा जो है बने, थोड़ी इंक्विजिटिवनेस बढ़े और आप सर्च करें और लिखें। ठीक है, इवन आई गेट टू नो कि कौन कौन जो है वीडियोस को देख रहा है, अच्छे से देख रहा है। अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस आपका ये 2 साल लगभग चलता है। जेपी नारायण एस्केप फ्रॉम द हजारीबाग प्रिजन इन November 42। ओके, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्लैश बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इन 1927? ठीक है, 1927 में किस जो है बिजनेस ने ये जो है आपका, मतलब कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कहें तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1927 में? इलाहाबाद बैंक, फीकी, CIBS, पंजाब नेशनल बैंक। अब इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक इज मच बिफोर दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, 1927, सो इट वाज द फिकी। ठीक है, फिकी आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1927 में। सो दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेसेस को लेकर इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है ये लेता है बाय द इंडियन बिजनेस कम्युनिटी टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन बिजनेसेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इलाहाबाद बैंक की बात करें 1865 और फिकी 1927, पंजाब नेशनल बैंक 1894। CIBS एज सच जो है कोई नाम बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस हो गए। बाकी ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है कि हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लें जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है जी, चलो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द विधानसभा? विधानसभा, या जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। ठीक है जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ध्यान रखना। जो आपका विधान परिषद होती है, विधान परिषद, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब कौन है जो रेगुलेट करता है डिबेट और प्रोसीडिंग्स को? स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो है विधानसभा में और लोकसभा में, सेंटर में, पार्लियामेंट में हम स्पीकर वर्ड यूज करते हैं। स्पीकर अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होता है। बट अब यहां पर देखो, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्पीकर की है। डिप्टी स्पीकर का काम कब होता है? जब स्पीकर नहीं है सदन में। ठीक है, किसी भी कारणवश उनके छुट्टी पे है, तबीयत खराब है, कुछ भी, ठीक है, या कह लीजिए अकस्मात देहांत हो गया या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उस केस में जो है डिप्टी स्पीकर का रोल आता है। और मतलब सदन में नहीं है स्पीकर। अगर स्पीकर है तो स्पीकर ही जो है उसको हेड करेंगे, मतलब असेंबली को। ठीक है, तो असेंबली की यहां पर बात है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा इसमें हम जब डिस्कस कर ही रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या वर्ड यूज होता है? चेयरपर्सन। इवन राज्यसभा में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? चेयरपर्सन। आजकल चेयरमैन वर्ड यूज नहीं किया जाता, मैन।
ठीक है, उसमें जेंडर न्यूट्रल चेयरपर्सन वर्ड यूज किया जाता है। तो राज्यसभा में चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन वर्ड यूज होता है। सिमिलरली आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन। वेयर इज इन द केस ऑफ जो इलेक्टेड हाउस है, जैसे कि लोकसभा या विधानसभा, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। अच्छा, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो जो है आपका यहां पर वो सबॉर्डिनेट नहीं है, वो इसका जूनियर नहीं है स्पीकर का, वो एक पैरेलल ऑफिस है, उसकी अपनी वही सेम पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो स्पीकर की हैं। बट जब स्पीकर सदन में है तो डिप्टी स्पीकर इज एज लाइक एनी नॉर्मल मेंबर। बट हाँ, अगर स्पीकर सदन में नहीं है तो डिप्टी स्पीकर वहां से उठेंगे और जो है सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे। ठीक है जी, तो वो सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट पैरेलल ऑफिस है। ठीक है, ओके। तो ये हमने काफी डिस्कशन इस पे कर ली है। आर्टिकल 178 टू 187 चीफ मिनिस्टर जो है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, और गवर्नर को लेकर ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं आगे, मतलब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 149 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? CAG appointment, oath and conditions of service, duties and powers of the CAG, Comptroller and Auditor General, form of accounts of the Union and the States, audit receipts। तो क्या है आर्टिकल 149, किससे डील करता है? ठीक है जी, तो आर्टिकल जो 148 है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ये आपका ड्यूटीज पावर्स ऑफ जो है CAG से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 148 डील्स विद अपॉइंटमेंट ओथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। आई नो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर क्या बहुत सारे आर्टिकल्स हमें याद कर रहे हैं, क्या सारे आर्टिकल याद करने हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देयर आर फ्यू आर्टिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट, वो हम कई बार पेड सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बार बार पूछता है। इसमें जो CAG वाला आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है, ये कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए। सो 149 आउटलाइंस द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG। 150 और 51 कवर द अकाउंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। अब लॉजिकल है, देखो सबसे पहले आप चीज क्या करोगे? सबसे पहले आप ऑफिस को डिफाइन करोगे, ऑफिस ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर उसके बाद जो है उसकी ड्यूटीज एंड पावर्स को डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद जो है आप अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स को जो है कैटर करोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5, इन प्रोडक्शन फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमने इकोनॉमी की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। आउटपुट, कैपिटल, लेबर, लैंड। देखो लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने इकोनॉमी की क्लासेस में मतलब कम से कम 20 बार डिस्कस किया होगा। इतना रेगुलर, इवन जो इकोनॉमी की मैराथन सेशन है 4 घंटे की, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे टीम मिनिस्टर चैनल पर, उसमें भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। देखो 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, जैसे मैं आपको कहूं कि ये पेन आपका 100 रुपए का है, कोई भी चीज है उसका दाम कैसे तय होता है? ठीक है, अगर कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक मार्केट में आप जाते हैं, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का है, एक 50 रुपए का, यार क्या खास है इसमें 50 रुपए का, है ना? तो उसमें 4, किसी भी चीज में 4 चीजें होती है। लैंड, जिस जगह पर वो मतलब उसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका उसका, उस लैंड का किराया। अब आप कहेंगे नहीं नहीं जी हमारी लैंड है, तो भी उसका किराया ऐड होगा, क्योंकि वो लैंड आप किसी को किराए पे दे सकते थे, वो उससे आपको एक रेंटल एक अमाउंट आता। लेबर, जो भी वहां पर लेबर काम कर रही है, वो खुद की लेबर भी मतलब खुद भी हो सकता है आप काम कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हो, या आपने बाहर से लेबर हायर की है, तो उसका क्या है, वेजेस, उसकी सैलरी, उसके जो भी आप उसको पर्क्स दे रहे हैं, वो हो गया, वो उस चीज में ऐड होगा। देन आपका लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल जो भी आपने पूंजी लगाई है, पूंजी जो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल भी, जैसे कि आपका जो आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, उस चीज में, और वर्किंग कैपिटल जो डेली बेसिस पे है। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो है अगेन उसका भी क्या है, ब्याज, इंटरेस्ट, वो उस कंपोनेंट में आता है। ठीक है, तो लैंड का रेंट का कंपोनेंट है, लेबर का सैलरी वाला, सैलरी या कह लीजिए वेजेस का कंपोनेंट है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल का आपका इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो कह लीजिए एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस ओनर है, जो उसको ओन कर रहा है, उसने
क्या किया है उसने, एक तो सबसे पहले रिस्क लिया है, सारी चीजों को साथ लेके आया, ठीक है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ लेके आया, एक प्रोडक्ट बनाया, रिस्क लिया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट, ठीक है, उसका प्रॉफिट उसमें है। ये चारों चीजें मिलकर किसी भी चीज का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये मिलकर तय होता है। ऑब्वियसली उसमें आप कहेंगे कि टैक्सेस फिर वो बाद का है, ठीक है, वो टैक्सेस बाद में ऐड होते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि फैक्ट्री के गेट पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खड़ा है कि भाई साहब बहुत बढ़िया पेन बनाया है, बहुत अच्छा लिखता है, हमारा भी इसमें हिस्सा है, हमारा जीएसटी 12% 18% जो भी है वो भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, फिर हमारे एज अ कंज्यूमर हमारे तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। ओके, तो यहां पर जो ये आउटपुट है ये चीज नहीं है, आउटपुट तो इज लाइक आफ्टर व्हाट वी मेड, ठीक है, तो वो आपका फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका आउटपुट। आउटपुट इज अ रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉट द फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो मैंने काफी डिटेल में कैपिटल में मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर में ह्यूमन एफर्ट एंड स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप में ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क टेकिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर लिया काफी डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं। इन अक्टूबर 2022 आईएमएफ कट इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोजेक्शन फॉर 22-23 टू दिस, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट अफेयर का एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जनरल अवेयरनेस वाले जो सेक्शन है 20 क्वेश्चन, उसमें भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, यहां पर भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बट यहां पर मेनली क्वेश्चन जो अगर आप देखेंगे वो स्टैटिक पार्ट से हैं, वो करंट अफेयर से काफी कम क्वेश्चन हैं। ओके, तो अब सोचो कि वो कह रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट था वो कम किया है, पहले 7.4% था, अब कम किया है, तो कट किया है, तो कट करने के बाद देखो 8.2% तो होगा नहीं, ये तो बढ़ाना हो गया। अच्छा, 7.4% से सीधा 4.5% तक गिर जाए या 3.1% तक गिर जाए, ये भी कम चांसेस हैं। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, ये, ठीक है, 6.8%। तो ऑप्शन 3 इज द योर करेक्ट आंसर। सो IMF रिवाइज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स में कि अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, खासकर IMF, वर्ल्ड बैंक ने या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोई हमें डाटा दिया है, हमारी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया या बढ़ाया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। इवन आरबीआई या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी कोई डाटा है, वो भी हमें ध्यान रखना है। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया किसान सभा अ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड, ठीक है, 36, 38, 40, 42, तो आंसर है आपका 1936, ठीक है जी, 1936 में ये बनी थी इन लखनऊ टू ऑर्गेनाइज पीजेंट्स, जो किसान हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, फार्मर्स अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड प्रमोट देयर राइट्स। सो ऑल इंडिया किसान सभा, इसमें जो है स्वामी सहजानंद, उनका काफी बड़ा रोल रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। एक्सपेंडेड मेंबरशिप अक्रॉस द प्रोविंसेस एंड फिर आपका जो है फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका काफी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उस समय की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल इंडिया जो है कांग्रेस, ठीक है जी। तो यहां पर जो है कांग्रेस ने इस चीज को कहा, ठीक है, कि हम जो है लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ठीक है, जब भी हम लाइक आजाद होगा देश, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो किसानों को जो एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल है उनको हम मालिकाना हक देंगे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कुड कंटिन्यू टू मेंटेन देयर होल्ड ओवर द कन्नौज टिल द एंड ऑफ द ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। अब ये ट्रिपेटाइट स्ट्रगल क्या है, देखो सबसे पहले तो ये देख लो, ट्राई नॉट ट्री, ट्राई इज तीन, ठीक है, पार्टाइट पार्टी, तीन पार्टीज, मतलब तीन पार्टीज थी या तीन गुट थे जो कन्नौज को लेकर लड़ाई कर रहे थे। अब कन्नौज वेस्टर्न यूपी में, देखिए जो आज के समय पर हम दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली कैपिटल है ना, तो वैसे कन्नौज हुआ करता था। मतलब कन्नौज के बाद ये जब हम कह सकते हैं कि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल खत्म हुआ, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। द वेरी फेमस बैटल ऑफ तरेन, बैटल ऑफ तरेन 1 एंड बैटल ऑफ तरेन 2, 1192 है ना, पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तरेन में हारते हैं, और फिर किस तरीके से दिल्ली सल्तनत, खासकर स्लेव डायनेस्टी है ना, वो सारा 5 डायनेस्टीज हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, देन आपका फिर मुगल आते हैं। तो ये जो दिल्ली सल्तनत से पहले कन्नौज को लेकर, दिल्ली पर कौन दिल्ली नहीं, अगेन कन्नौज पर कौन रूल करेगा, भारत में कौन रूल करेगा, इसको लेकर तीन
पार्टीज थी जो आपस में लड़ रही थी। एक वेस्टर्न इंडिया में गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, दक्कन वाले रीजन में राष्ट्रकूट थे, और बंगाल वाले रीजन में पाल डायनेस्टी थी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा समय कंट्रोल किसका रहा है? आपका गुज्जर प्रतिहार का रहा है। ठीक है जी, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान या जो चौहान्स हैं वो आपका गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। अब ये जो है जो आपका पाल डायनेस्टी है और राष्ट्रकूट है, बीच में कुछ समय के लिए उन्होंने भी कन्नौज पर अपना कह लीजिए कंट्रोल स्टैब्लिश किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरऑल अगर हम आखिर तक देखें कंट्रोल किसका रहा है? गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार में भी फर्दर बहुत सारे जो है हमें बहुत सारी डायनेस्टीज मिलती हैं, मतलब बहुत सारे कह लीजिए रूलर्स मिलते हैं, बहुत सारी लीनिएजेस मिलती हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने पेड सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बट अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है ये यहां पर इनका होल्ड रहा, आखिरी तक कन्नौज पर होल्ड रहा। So was among the three powers fighting for the control over the Kannauj in the tripartite struggle. So Eastern India, Bengal, Bihar, Rashtraकूट, Deccan region, Western and Northern India. ठीक है जी। और चोल डायनेस्टी, देखो चोल डायनेस्टी तो डाउन साउथ, ठीक है, चोलास, चेरास, पांड्यास। चोल डायनेस्टी को ऐसे समझ लो जो नदरन तमिलनाडु वाला रीजन है और सदरन आंध्र प्रदेश वो वाला जो रीजन है। पांड्यास हो गया आपका जो सदरन तमिलनाडु मदुरई और वो वाला जो रीजन है। चेरास हो गया आपका जो केरल वाला, आज का केरल वाला रीजन है, वहां पर उनका होल्ड रहा। ठीक है, ओके। विधानसभा कैन आस्क, विधानसभा की बात कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू क्रिएट और डिसॉल्व द विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू क्रिएट और डिसॉल्व द विधान परिषद इफ इट हैज अ मेजॉरिटी ऑफ, तो क्या है इसमें, स्पेशल मेजॉरिटी से ही वो रेकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को। बट प्रेसिडेंट पर, मतलब प्रेसिडेंट इन द सेंस अगेन पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा सीधा कहें तो, वो जो है एक्सेप्ट करे या ना करे। मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली टू थर्ड मेजॉरिटी से ये एक रेजोल्यूशन पास करती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाए, या अगर ऑलरेडी है तो अबॉलिश किया जाए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। वेस्ट बंगाल में हाल ही में कुछ समय पहले ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए, और आंध्र प्रदेश में कुछ समय पहले, अभी नहीं, कुछ समय पहले जो है ये किया गया था कि वहां की लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जाए। तो दोनों ही कह लीजिए रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। रेजोल्यूशन पास हुआ टू थर्ड मेजॉरिटी से, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो टू थर्ड मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है, देन इट गोज टू पार्लियामेंट। उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि हाँ जी रेजोल्यूशन पास कर दिया टू थर्ड मेजॉरिटी से, देन दे हैव टू एक्सेप्ट इट। नो, इट्स नॉट। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ लक्षद्वीप एज पर द 2011 सेंसस? ठीक है जी, ऑप्शंस आप यहां पर देख सकते हैं, 95%, 91। ठीक है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आंसर है आपका जो है ऑप्शन 2, 91.85%। वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स। देखो लक्षद्वीप वैसे देखा जाए तो बहुत छोटा यूनियन टेरिटरी है, बहुत कम वहां पर पॉपुलेशन है, और सो अगर आप उसमें नंबर ऑफ वोटर्स भी देखेंगे लगभग 50,000, मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स पे तो कोई नहीं रहता है। ठीक है, और बहुत लिमिटेड आइलैंड्स हैं जहां पर कोरल आइलैंड्स भी कहा जाता है। सो अराउंड 91.85% एज पर द 2011 सेंसस, हाईएस्ट अमंग द इंडियन यूनियन टेरिटरीज। मिजोरम रिसेंटली, ये थोड़ा लेटेस्ट डाटा है, रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव फुल लिटरेसी स्टेटस विद द लिटरेसी रेट ऑफ अराउंड 98.2%, लीडिंग द कंट्री इन एजुकेशन अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू 23-24 डाटा। ठीक है जी, तो ये है आपका लक्षद्वीप को लेकर। देखो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके लगभग हर शिफ्ट में आपको एक आध क्वेश्चन जो है सेंसस से रिलेटेड पूछा गया, तो ये जो डाटा है सेंसस से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपका जब्ती सिस्टम में ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर द लैंड हैज बीन कंटिन्यूअसली कल्टीवेटेड वाज नेम्ड। अब देखो लैंड को ना, जैसे ये टर्म आपने डेफिनेटली सुना होगा, बंजर। ठीक है, बंजर, ये ना बंजर जमीन है। ठीक है, मतलब इसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही है, तो ये बंजर जमीन जनरली उसको बोला जाता है जहां पे लगभग पिछले 5 साल में कोई फसल नहीं हुई है, तो उसको बंजर जमीन बोल दिया गया। ठीक है, अब बाकी भी कैटेगरीज थी, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। अब ये कह रहे हैं जो कॉन्टिन्यूअसली कल्टीवेटेड है, इसका आंसर है आपका पोलाज। ठीक है, पोलाज, इसको ऐसे याद रखना, पुलाज को पुलाव से याद रखना। हर साल पुलाव बन रहा है,
हर साल पुलाव बन रहा है, मतलब हर साल फसल हो रही है, लोग मतलब एक तरीके से। और इंडिया में तो खासकर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, सोइंग के टाइम पे, बुआई के टाइम पे और कटाई के टाइम पे, दोनों ही, खासकर कटाई के समय पर तो काफी सारे फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि खुश है किसान, उसकी जो इतने महीनों की मेहनत है वो फाइनली रंग लाई। अब उसके पास एक अनाज है, अपने घर को, अपने परिवार को वो एक मतलब एक अच्छी बेहतर जिंदगी दे सकता है। तो पुलाज, तो पुलाज को पुलाव से याद रख लेना कि फसल अच्छी हुई है, सब घर में पुलाव बना के उसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, चाचर को याद रख लेना 4, ठीक है, 4 साल, पिछले 3-4 साल पे वहां पे क्या है, खेती नहीं हुई है। चाचर हो गया, पुलाज हो गया पुलाव से, ठीक है। परौती, ठीक है, परौती, सो लेफ्ट फैलो फॉर 1 to 2 years, ठीक है। परौती बड़ा मतलब पनौती पनौती परौती, थोड़ा ऐसे मतलब 1-2 सालों में यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है, ठीक है वहां पर, ठीक है। 1-2 सालों से कुछ नहीं हुआ है वहां पर। और बंजर हो गया अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 5 साल कहा जाता है कि 5 साल से वहां पर कोई फसल नहीं हुई है। सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास की। अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री को देखोगे, बिल्कुल ऐसे ये चारों ऑप्शन वहां से उठाई गई है, सीधा सीधा क्वेश्चन है वहां से, ठीक है जी। तो आंसर हो गया पुलाज। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, सॉरी। ओके, इन विच लैंग्वेज आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंडक्टेड, किस लैंग्वेज में है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंडक्ट किया जाता है। इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, हिंदी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये ना बहुत एक डिबेटेबल मैटर रहा है, बट बहुत क्लियरली आर्टिकल 348, देखो 350 से याद रखना ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला वो जो वो है आपका, जैसे जिसमें कहा गया एक स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। आर्टिकल 353, वो वाले जो आर्टिकल्स हैं 348, 49, 349, 350, ये वाले वो आर्टिकल्स हैं लैंग्वेजेस को लेकर। तो 348 में बहुत क्लियरली लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो इंग्लिश ही होगी। इवन हाई कोर्ट्स की भाषा भी इंग्लिश होगी, बट कुछ हाई कोर्ट जो है हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं विद द प्रेसिडेंशियल कंसेंट अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। बट एज पर द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, और इसमें लिखा गया द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज बाय लॉ, ठीक है। तो सीधा सीधा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल मतलब लैंग्वेज है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो आपकी इंग्लिश में। What is the sex ratio of Puducherry as per the 2011 census? 967, 1027, 1037, 987। तो पुडुचेरी की जो सेक्स रेशो है, देखो सेक्स रेशो को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, दुनिया भर में 2 तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। और एक तरीका और है, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, ठीक है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। ओके, और इंडिया में हम क्या यूज करते हैं, हम ये वाला जो है डाटा यूज, मतलब ये वाला मैट्रिक्स यूज करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली वन ऑफ द हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है पुडुचेरी की है। जो नेशनल एवरेज है दैट इज 946। ये भी थोड़ा सा भ्रमित करने वाली है, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है, 0 to 6 years की एज ग्रुप में, मतलब हाल ही में बिल्कुल अभी रिसेंटली ही अगर 1000 लड़के जो है पैदा हुए हैं तो कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो कम हुआ 2011 के सेंसस में भी, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न दैट शोज कि वो जो मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है वो अभी भी इंडियन सोसाइटी में बहुत, कहते हैं ना, डीप रूटेड है। सो 2011 सेंसस पुडुचेरी रिकॉर्डेड दिस मच फीमेल्स पर 1000 फीमेल्स, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज। और ये है जी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन वेल्थ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। अब देखो जीएसटी क्या है, सबसे पहले तो जीएसटी को लेकर एक अमेंडमेंट है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि 101 रुपए का शगन, हम इंडिया में शगन डालते हैं ना, 100 रुपए का, 1100 या 1 रुपए का सिक्का होता था पहले, आजकल तो 100 रुपए का और उसमें 1 रुपए का सिक्का, तो 101 का शगन। अच्छा, अब ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो डायरेक्ट टैक्स होता है जो पे करने वाला है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, आपका वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, डायरेक्टली आप पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि आप
पे तो आप कर रहे हो, मान लीजिए पेन खरीदा, इस पेन पे 18% जीएसटी था या 12% जीएसटी था, तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने पेन खरीदा, तो जो जीएसटी था मैंने दुकानदार को दिया, और दुकानदार से फिर दुकानदार ने सारा का सारा उसने शो किया कि देखिए जी इतनी सेल्स हुई, मेरे को इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ, वो सरकार को आगे देगा। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, जैसे आपका जीएसटी है। अब क्यों किया जाता है ऐसे, सरकार डायरेक्टली क्यों नहीं लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब सोचिए पूरे देश की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ है, कितनी सारी रोजमर्रा में चीजें खरीदी बेची जा रही हैं। अब हर कंज्यूमर के घर में जाके, हाँ जी आपने आज क्या क्या खरीदा, लाइए सामान और लाइए टैक्स, मुश्किल हो जाएगा। दुकानदार कम है, ठीक है, जो सेल्स कर रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है जी, ये क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इवन कैपिटल गेन्स टैक्स भी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, जो पे करने वाला है। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, जो शेयर्स पे मुनाफा, जो आपने शेयर्स कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, जो मुनाफा हुआ उस पे जो आप टैक्स दे रहे हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स। Okay, so GST levied on the supply of goods and services when the tax incidences shifted to the final consumer. GST was rolled out on 1st July 2017, replacing the multiple indirect taxes. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर, इनडायरेक्ट टैक्स। Which of the following chapters of Indian Constitution talks about the Constitution of Parliament? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा चैप्टर? अच्छा, एक और चीज, ये जनरली हम क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A में जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 में यूनियन। ठीक है, तो जो पार्ट होता है उसमें भी फर्दर चैप्टर, जैसे कि पार्ट 5 है, पार्ट 5 में भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। ठीक है, तो अब क्या है कि पार्लियामेंट, यूनियन में कई 5 चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड देन आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके अलावा ये यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर यूनियन पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर यूनियन में हम जुडिशरी की भी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो इन तीनों को डिफाइन किया गया है यहां पर। ठीक है ना, तो चैप्टर्स में वो डिफाइन किया गया है। तो आंसर है इसका चैप्टर 2। ठीक है जी, पार्लियामेंट। देखो सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया है, एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, पहले एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया गया तो वो चैप्टर 1 हो गया, फिर पार्लियामेंट पे आया, चैप्टर 2 हो गया। ठीक है जी, सो पार्ट 5 चैप्टर 2 स्पेसिफिकली डील्स विद द पार्लियामेंट, इट्स कंपोजिशन, फंक्शन, प्रोसीजर। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, चैप्टर 3 हो गया लेजिस्लेटिव पावर्स, चैप्टर 4 हो गया आपका यूनियन जुडिशरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी। ठीक है, ट्रिब्यूट से याद रखना, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि अर्पित करना। अब मान लीजिए एक नदी जा रही है ऐसे, ठीक है, तो इस नदी की डायरेक्शन से अगर कोई राइट में आके, राइट से, ठीक है, कोई नदी आके इसमें मिल रही है तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अगर वहां से लेफ्ट में आके मिल रही है तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो अगर आप देखेंगे इंडस नदी अगर ऐसे जा रही है तो यहां से 5 नदियां, जहां से पंजाब आया है, पंज प्लस आब, पंज माने आपका 5, आब मीने वाटर। ठीक है, तो 5 वो एरिया जो 5 नदियों से ड्रेन होता है, जिसमें आपका, ठीक है, इंदू जस्ट चेंज रैक्स टू बैक्स, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, है ना, ये नदियों की हम बात करते हैं। तो इसमें ब्यास और झेलम क्या होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इवन जस्कार, ठीक है, कश्मीर वाला, कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में हम देखते हैं, तो ये जो हुंजा है, ठीक है, ये क्या है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है जी, सो इन द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। ठीक है, सो ये आपका जस्कार, ठीक है, लद्दाख, बाकी आपकी ब्यास, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 मेन नदियां, जस्कार, स्पीति। ठीक है, ये श्योक होगी एक तरीके से, राइट बैंक होगी। गिलगिट भी, ठीक है, स्वात, कुन्नार, तोची। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था CAPF 2025 का, उसमें गोमल रिवर पूछी थी, गोमल, गुमल, गोमल ऐसे बोला जाता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू वोट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, चाइल्ड लेबर, विडो रीमैरिज। आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता पेपर में,
सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। दो पार्ट है इसमें, एक राइट टू लाइफ है, एक पर्सनल लिबर्टी है, दोनों के अलग अलग मतलब हैं। लाइफ आपकी जो है भाई पर से लाइफ की बात की गई है, पर्सनल लिबर्टी आप आजाद हैं, ठीक है। इसके फर्दर बहुत बहुत डिटेल में अपना पूरा एक मतलब आधे घंटे की डिस्कशन है ये, अभी नहीं मैं कर रहा उतना, ठीक है। अभी हम इतना ही समझते हैं आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल ये हो गया आपका, इसमें राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, प्राइवेसी, अंडर पुट्टा स्वामी जजमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। ये क्या है? इंप्लाइड फंडामेंट, इंप्लाइड राइट्स, ठीक है। इंप्लाइड राइट मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए हैं, दैट by various judgments of the Supreme Court that has been mentioned. Okay, next is right to vote is a statutory, not a fundamental right. Child labor addressed in Article 24. Widow marriage जो है वो social reforms है, वो as such fundamental rights में नहीं आता है। Which of the following is a thermal power station of Uttar Pradesh? सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तिरोडा थर्मल पावर प्लांट। क्या है इसमें, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो वो है आपका रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। बाकी कहां कहां पर है? सासन कहां पर है? तालचेर, तालचेर उड़ीसा में, सासन आपका मध्य प्रदेश में, और तिरोड़ा कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है जी। सो एनटीपीसी रिहांद सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड सोनभद्र सोनभद्र, ठीक है। और सासन आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश, तालचेर उड़ीसा में, और ये आपका गोंडिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है जी। चलिए, which amendment of the Indian Constitution is called as a mini constitution because of the large number of revisions made? हाँ जी, 1976, 1975, 25 जून 1975 को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन, हाँ जी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड बाद में चलकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको बदलकर आर्म्ड रेबिलियन कर दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह। बट उसके बीच में जो ये इमरजेंसी रही जून 75 से लेकर रफली मार्च 77 तक, उसके बीच में एक अमेंडमेंट आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी जो है पावर में थी, वो प्रधानमंत्री थी। इतना ज्यादा बदलाव किया गया संविधान में कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कहा जाने लगा, ठीक है। ऑब्वियसली बाद में चलकर जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तब उन्होंने बहुत सारे बदलाव को ठीक किया। बट जो है 1976 में ये जो है आपका, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं, अगर इन केस किसी को कंफ्यूजन रहती है 42nd कौन सा ईयर था, तो 4+2 को याद रख लेना 6, तो 1976, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 8, तो 1978, तो ये 8 इससे और ये 6 इससे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट है, जो कि आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है जी। चलिए, इसमें आपके बहुत सारे वर्ड जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इसको कई बार मैं सिस्टर का सिस वर्ड से आप याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया पार्ट 4A, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। फिर एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है जी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल करने की बात की गई, बहुत सारे बदलाव किए गए। जो आपका 44th अमेंडमेंट है, ये हमने आपको बता दिया। 52nd अमेंडमेंट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू नियम, ठीक है। वो आपका आया। 61st अमेंडमेंट एक्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। 61st में जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर से 18 ईयर्स कर दी गई। हम कहते हैं ना 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति वोट कर सकता है, तो पहले ये 21 साल हुआ करता था, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 के तहत जो है कौन सा लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है? सो दिबांग वैली, चांगलांग, ओंजो, ईटानगर। सो आंसर है आपका दिबांग वैली, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। और ईटानगर एज सच कैपिटल है, बट डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ अलग है, ठीक है। ओंजो इज अ स्पार्सली पॉपुलेटेड, बट उसकी स्टिल पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर पापुम-पारे एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो आंसर है आपका दिबांग वैली। बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है ये, अरुणाचल प्रदेश बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड भी है। तो ये था आज का सेशन, ब्रीफ सेशन, 20 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए, और बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की। ये पूरी की पूरी सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।
जय हिंद, वंदे मातरम।